Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Usman bin Saif. The course code is HRM 755 and the course is Performance Management. This is the third session. In the first two sessions we discussed what is performance management, why do we do it, why there is a need for performance management, and then we further took it on to performance appraisal. We differentiated what is performance appraisal and what is performance management, and then we discussed that in many of the corporations, in many of the organizations, why performance appraisal is called the performance management, though both of them are different things. Although performance appraisal is a part of performance management, but performance appraisal cannot be called performance management. In the second session, we discussed the disadvantages, dangers of poorly implemented performance management system. Though the performance management systems were in place, they were there, but they were not functional fully, and their implementation was not good. People were not aware of all the modules. So what were the dangers or the disadvantages of that poorly implemented system? We discussed them in the last session. Then we talked about the reward system. Why is it necessary? What is a reward system? Types of return. रिटर्न्स कैसे होते हैं, हमने उसमें बात की थी. रिटर्न्स में किस बेसिक सैलरी क्या होती है, या बेस पे भी जिसे कहते हैं. उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं. इस तरह की हमने टाइप्स ऑफ रिटर्न्स काफ़ी सारी डिस्कस की थी. देन वी डिस्कस्ड द एम्स एंड रोल्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. हमने इसकी इम्पोर्टेंस जानी कि व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, व्हाई व्हाट इज़ द एक्चुअल एम, द बेसिक एम. और हमने ये जाना था कि बेसिक एम ऑफ अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ टू अलाइन individual goals and individual employee goals with the company goals, with the goals of the corporation. In fact, it is actually the corporation goals which should influence the individual's goal. Finally, we discussed what are the characteristics of an ideal performance management system. हमने बात की कि performance management system एक ideal situation क्या हो सकती है, उसमें क्या क्या components होने चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स क्या खसूसियत होनी चाहिए उसके अंदर, तो हम उसको आइडियल कह सकेंगे. और हमने फिर एक केस स्टडी डिस्कस की थी. हमने इनफैक्ट इन द लास्ट टू सेशंस वी हैव डिस्कस्ड वेरियस केस स्टडीज़. मैंने आपसे पिछले सेशंस में ये भी कहा था कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस कोर्स, दिस इज़ अ लिटिल ड्राई कोर्स, प्योर थ्योरीज हैं. So I will complement these theories with the case studies, a lot of case studies, so that you find them attractive, आप understand भी अच्छी तरीके से कर सकें और आपको कोर्स भी मुश्किल ना लगे. So हमने एक और हर चैप्टर के जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम एक मेन केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे. और ये जितनी मेन केस स्टडीज़ मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे या एक्सप्लेन करूँगा, ये सारी की सारी मैं आपको एज असाइनमेंट्स भी दूंगा, एंड आई विल आल्सो गिव क्वेश्चंस ऑन देम कि ये सवाल हैं इस केस स्टडी के अंदर, इन सवालों का जवाब ढूंढें. राइट. सो यहाँ पे हमने पहले दो सेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 1 ऑफ द सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ What is today's agenda? आज के इस लेक्चर में, दिस इज़ द थर्ड सेशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है. सिस्टम की तो हमने बात की कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है, सिस्टम क्या होता है. अब प्रोसेस क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे करते क्या हैं. प्रोसेस कहते किसे हैं? प्रोसेस कहते हैं किसी भी चीज़ का कोई प्रोसेस होता है. कोई चीज़ मैंने मैन्युफैक्चर करनी है, उसका एक प्रोसेस है कि पहले सपोज़ अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक पेन है, पॉइंटर पेन है. इस पॉइंटर पेन की एक प्रोसेस था इसको मैन्युफैक्चर करने का. इसकी जो बैरल है ये अलग मैन्युफैक्चर हुई, इसकी नेब अलग मैन्युफैक्चर हुई, इसके ऊपर जो ये लाइट लगी हुई अलग मैन्युफैक्चर हुई, इसका क्लिप अलग मैन्युफैक्चर हुआ. उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू उन्होंने इन सारी चीज़ों को अलग अलग
मैन्युफैक्चर हुई करके इसको फिर असेंबल करके दिस वाज अप फॉर सेल, और फिर उसके बाद मैंने ख़रीदा इसे। सो इसी तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी एक प्रोसेस है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते क्या है, पहली स्टेज क्या है, सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से करने से हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जब स्टार्ट होगी पहली स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका रिव्यू कैसे करेंगे, ये पूरा एक प्रोसेस है। आज के सेशन में हम देखेंगे कंपोनेंट्स, देखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और फिर उन कंपोनेंट्स में हम प्री रिक्विजिट्स और परफॉर्मेंस प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज़ भी देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। इन दो कंपोनेंट्स के बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। प्रोसेस ये है कि जी आप ये दो कंपोनेंट्स होंगे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो उसके बाद फिर हम इससे अगले सेशन के अंदर जो इसके बाकी के 4 कंपोनेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। In theory, the performance review process can be thought of a positive interaction between a coach and an employee, working together to achieve maximum performance. Performance review process क्या होता है कि एक कोच है, कोच किसे कहते हैं, सुपरवाइज़र है। मैं सुपरवाइज़र हूँ, मेरे अंडर जितने मेरे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको सबको मैं सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, उनको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। सुपरविजन क्या होती है, कोचिंग होती है कि जी मैं उनको बता रहा हूँ कि जी ये काम आप ठीक कर रहे हैं, ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये आप ऐसे ठीक हो सकता है, ये ऐसे अच्छा और अच्छा हो सकता है। अब कोच और एम्प्लॉय, मैं कोच हूँ, मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं और एक हम प्रोसेस को रिव्यू कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम परफॉर्मेंस, हम अगर एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो इवेंचुअली तो कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी, आपस में एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी परफॉर्मेंस। इन रियलिटी इट्स मोर लाइक फाइंडिंग अ डेड स्क्विरल इन योर बैकयार्ड एंड रियलाइजिंग द बेस्ट सोल्यूशन इज टू फ्लिंग इट इनटू योर नेबर्स रूफ। इसकी एक हम बेसिकली तो ये इट्स एन इडियम, ये एक कोटेशन है और एक मिसाल दी गई है डेड स्क्विरल जो उसकी। तो इसमें कहना ये बेसिकली जो राइटर है वो यहाँ पे ये चाह रहा है कि इन अदर वर्ड्स हम करना क्या चाहते हैं, हम इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से हम वो डेफिशिएंसीज फाइंड करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अपने कंपनी की परफॉर्मेंस की, सो दैट कि हम उनको एलिमिनेट करें, निकाल के फेंका जा सके, ख़त्म किया जा सके और उसकी वजह से ताकि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज करे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। व्हाई इज इट एन ऑनगोइंग प्रोसेस? व्हेन वी से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसलिए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहीं रुक नहीं जाती, या साल में एक दफ़ा नहीं होती, या साल के आखिरी महीने में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं की जाती। साल के आखिरी महीने में तो अगर हम करेंगे तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो पूरा साल चलती रहती है। एक साल कंप्लीट हुआ, अगले साल की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट होगी, वो साल कंप्लीट हुआ, उससे अगले की परफॉर्मेंस, जब तक बिजनेस चल रहा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम चल रहा है, इन प्लेस है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। Performance management does not take place just once a year. It's a continuous process including several components. These components are closely related to each other, and poor implementation of any of the component has a negative impact on the performance management system as a whole. इसके various components है जो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कोई भी component properly implement ना किया जाए, फिक्स ना किया जाए, तो उसके negative impacts होते हैं पूरे सिस्टम पे फिर। So it is not about implementing the components individually, it is about implementing the system as a whole. These are the components of a performance management process. सबसे पहला जी prerequisites.
प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, पुट इन प्लेस करने के लिए। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस प्लानिंग आ जाती है। हम प्लानिंग करते हैं, परफॉर्मेंस की प्लानिंग करते हैं कि हमने पूरे साल में परफॉर्मेंस कैसे देनी है, परफॉर्मेंस कैसे आएगी, इस बात की हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं फिर हम कहते हैं जी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन, अब हम परफॉर्मेंस काम करके भी दिखाएं। फिर असेसमेंट, जब काम कर लिया तो उसकी असेसमेंट के काम ठीक किया नहीं किया, परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी रही, बुरी रही। फिर परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है कि जी कंपैरेटिवली इस एम्प्लॉय ने परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, इसकी कम अच्छी थी, इसकी परफॉर्मेंस में ये फ्लॉज थे, इसमें ये हुआ, हम इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली रिन्यूअल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में कि जब हम रिव्यू कर चुके होते हैं तो उसके बाद हम या तो उस एम्प्लॉय को हम नवाजते हैं, कोई उसको इंसेंटिव देते हैं कि आपके इस साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो आपको हम एक बोनस सैलरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, या उसे हम वार्निंग लेटर इशू कर रहे हैं कि जी आपने ये ठीक, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, नेक्स्ट ईयर अगर आपकी फिर परफॉर्मेंस ख़राब हुई है, नेक्स्ट क्वार्टर में ख़राब हुई तो हम आपको फायर कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। और कॉन्ट्रैक्ट्स हम नेगोशिएट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। सो दिस इज़ a performance management process. 1 2 3 4 5 6 stages हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस की, और ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इस सेशन में, आज के सेशन में हम प्री रिक्विजिट्स और परफॉर्मेंस प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। 2 कंपोनेंट्स इस सेशन में डिस्कस करेंगे, बाकी के 4 जो कंपोनेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं? हर चीज़ के कोई प्री रिक्विजिट्स होते हैं। प्री रिक्विजिट्स बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब अगर मैं इसकी आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूं, मैंने एडमिशन लेना है एमबीए में, किसी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लेना है। अब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं, उन्हें कहता हूं जी मैंने एडमिशन लेना है, आपकी क्या प्री रिक्विजिट्स हैं या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वो कहते हैं कि जी प्री रिक्विजिट ये होते हैं कि वो कहते हैं कि जी आपने अगर इससे पहले बीबीए किया हुआ है तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो फिर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं, प्री रेक्स हैं। प्री रेक का मतलब है एमबीए करने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें होंगी तो मैं एमबीए कर सकता हूँ। या सपोज मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, मैंने एडवांस्ड अकाउंटिंग का एक कोर्स पढ़ना है। मैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि जी मेरी इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन कर दें एडवांस्ड अकाउंटिंग की। वो कहते हैं कि जी आपने पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है? मैं कहता हूँ नहीं पढ़ी। तो वो कहते हैं कि जी आपने पहले आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वो प्री रिक्विजिट है एडवांस्ड अकाउंटिंग, उसके बाद आप एडवांस पढ़ सकते हैं। आप प्री नहीं जो है वो प्री रिक्विजिट नहीं पूरा करेंगे तो आप एडवांस अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकते। पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, उसके बाद फिर आप एडवांस अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? There are 2 main prerequisites that are required before a performance management system is implemented. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत असेंशियल हैं, इनके बगैर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बन ही नहीं सकता, डिज़ाइन ही नहीं हो सकता, बात ही ख़त्म हो जाती परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। अब वो 2 प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? पहला है जी नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स, नॉलेज ऑफ जॉब इन क्वेश्चन। दोनों प्री रिक्विजिट्स जो हैं बड़े डिफिकल्ट से लग रहे हैं मुझे। तो आपके जहन में क्या आता है जब आप ये आपको सुनते हैं कि जी नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल? Knowledge of organization, mission and strategic goal is a result of strategic planning. भाई हमें प्री रिक्विजिट, हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए मुझे मिशन या स्ट्रेटेजिक गोल की क्या ज़रूरत है
तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे मिशन या स्ट्रेटेजिक गोल को जान के क्या करना है, वो तो कंपनी का काम है, कंपनी जाने। अगर मैंने परफॉर्मेंस, फिर मेरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं रह जाएगी, फिर मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल ही रह जाएगा। फिर मैं सिर्फ एम्प्लॉय को ही देख रहा हूँगा कि जी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। जब मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हमने गोल्डन रूल लास्ट सेशंस में क्या पढ़ा था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या करती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वो करती है वो ये है कि कंपनी का विजन, मिशन, उसका जो कंपनी का गोल है वो ट्रांसलेट करती है, कैस्केड करती है इनटू एन इंडिविजुअल्स गोल। कंपनी का जो गोल है वो इंडिविजुअल का गोल बन जाता है। मैं एम्प्लॉय हूं किसी कंपनी का, अब जो कंपनी का गोल है वही मेरा भी गोल है। अगर तो मैं इस बात को डिनाई कर दूं कि नहीं जी मेरा गोल नहीं है, मैं अपना काम जो मुझे दिया जा रहा है मैं वो कर रहा हूं, मुझे क्या लगे कंपनी का गोल जो भी हो, वो तो फिर मेरी अगर परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो वो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब मैनेजमेंट अगर परफॉर्मेंस की करनी है, एज अ होल आपने परफॉर्मेंस देखनी है, तो भाई वो तो फिर कंपनी की परफॉर्मेंस के थ्रू होगी ना। सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्री रिक्विजिट है। इसके बगैर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और वो क्या चीज है? वो है नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल। कंपनी का आपको नॉलेज, आपको पता होगा स्ट्रेटेजिक गोल क्या है, स्ट्रेटेजिक गोल क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी की का क्या करना क्या चाहती है कंपनी। अगर मुझे पता होगा तो ही मैं उस डायरेक्शन में उस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूंगा। Strategic planning allows an organization to clearly define its purpose or reason for existing, where it wants to be in future, the goal it wants to achieve and the strategies it will use to attain these goals. और ये कैस्केडिंग या ये कंपनी का जो गोल है और इंडिविजुअल गोल है, ये अलाइनमेंट कैसे होगी? थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पहले से लॉन्ग टर्म में प्लान करूंगा कि जी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करें, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। अभी एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है इसमें क्या वो करें, क्या एक्शंस ले सकते हैं। फ्यूचर में उन्होंने अपनी ग्रूमिंग या अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है कि उनकी डेवलपमेंट के थ्रू कंपनी की डेवलपमेंट हो। और इन गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल्स की क्या परफॉर्मेंस या क्या एक्शंस इंडिविजुअल्स लेंगे सो दैट कंपनी का गोल अचीव हो सके। वंस द गोल फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, similar goals cascade downward with departments setting objectives to support the organization overall mission and objectives. एक दफ़ा कंपनी ने अपना गोल डिसाइड कर लिया और गोल्स ट्रांसलेट या कैस्केड डाउन होना शुरू हो गए इन द इंडिविजुअल गोल्स। इंडिविजुअल को भी पता है कि मेरा ये गोल है, उसको टारगेट्स ही वैसे देने शुरू कर दिए कंपनी ने जो कि कंपनी के जो गोल है उसके साथ अलाइंड हों, जिनके थ्रू कंपनी का गोल अचीव होता हो। तो क्या है, ऑटोमेटिकली एक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा कि हर एम्प्लॉय अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए कोशिश शुरू कर देगा, सो दैट वो कोशिश जो होगी अलाइंड होगी इस डायरेक्शन में कि उसके थ्रू कंपनी के गोल्स अचीव हो रहे होंगे। द कैस्केडिंग कंटिन्यूज डाउनवर्ड अंटिल ईच एम्प्लॉय हैज अ सेट ऑफ गोल्स कंपैटिबल विद दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये टॉप टू बॉटम तमाम एम्प्लॉयज जो हैं वो इन लाइन हो जाते हैं उनके गोल्स विद द कंपनीज गोल। नाउ कमिंग टू द प्री रेक्विजिट 2, सेकेंड प्री रेक्विजिट अभी हमने डिस्कस किया। The second important prerequisite before a performance management system is implemented is to understand the job in question. Why is it important? Job in question. अब मैं अगर एक रिसर्च सुपरवाइज़र हूँ और मुझे पता नहीं है कि मेरी एक्चुअली जॉब क्या है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, तो व्हाट विल आई डू, हाउ कैन आई परफॉर्म। क्या मैं परफॉर्म कर सकता हूँ? मैं परफॉर्म क्यों करूँगा या कैसे करूँगा,
जब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। परफॉर्मेंस किस बात की? परफॉर्मेंस तो आप चेक करते हैं ना, बेंचमार्क देखते हैं कि जी आपको ये काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ये काम किया ये नहीं किया। आप इसी चीज़ को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। परफॉर्मेंस इसी बेस पे होती है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इसमें से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने पूरी की। अब जो मुझे पता ही नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, फिर क्या मेरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज आई एम नॉट completing the prerequisite too। मैं prerequisite ही पूरा नहीं कर रहा। जब मैं पूरा ही नहीं कर रहा तो फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम तो इम्प्लीमेंट या हो ही नहीं सकता, डिज़ाइन नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दिस इज डन थ्रू जॉब एनालिसिस। और ये क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शंस जो हैं जॉब एनालिसिस के थ्रू डेवलप की जाती हैं। जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द की कंपोनेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर जॉब, including activities, tasks, products, services and processes। अब मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन, मैं रिसर्च सुपरवाइजर हूँ, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी? मेरी एक्टिविटीज़, मेरे टास्क में मेरी कितने बजे मैं आऊँगा, इतने बजे मैं जाऊँगा, ये काम करूँगा, इतने थीसिस रोज़ के पढ़ूँगा, इतनी करेक्शंस करूँगा, इससे इस टाइम तक मेरी ब्रेक होगी, ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूँगा, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करूँगा और यूनिवर्सिटी के अदर प्रोसेसेस फॉलो करूँगा। ये चीज़ें सारी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन। A job analysis is a fundamental prerequisite of any performance management system. Without a job analysis, it is difficult to understand what constitutes the required duties for a particular job. If we don't know what an employee is supposed to do on the job, we don't know what needs to be evaluated and how to do so. If we don't know what an employee is supposed to do on the job, we don't know what needs to be evaluated and how to do so. जब अभी मैंने बात डिस्कस की कि भाई ये पता ही नहीं है कि एक एम्प्लॉय ने करना क्या है, उसको उसकी क्या जॉब क्या है। उससे कहा कि जी ठीक है, आप कल से हम या आज से आपको, हम कंपनी कहती है, हम किसी भी नए बंदे को हायर करती है, कंपनी कहती है जी आज से हम आपको मैनेजर की पोस्ट ऑफर करते हैं, आप कल से अपने ऑफिस में आके बैठ जाएं। ठीक है जी, ऑफिस में आके बैठ के क्या करें? उसको कोई जॉब डिस्क्रिप्शन जब से तक नहीं दी जाएगी, उसको बताया नहीं जाएगा कि आपके ये काम हैं, आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आपने कंपनी के तमाम फाइनेंशियल पोजीशंस के आप जिम्मेदार होंगे, उसको ये नहीं बताया जाएगा तब तक तो उसे पता ही नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर हैं आप, सारी चीज़ें छोड़ें, आप जिस सिक्योरिटी मैनेजर हैं कंपनी के, फैक्ट्री के, आपके सिक्योरिटी मैनेजर की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि वो सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, इंचार्ज है पूरी फैक्ट्री में। कोई ऐसा इवेंट हो, कोई चोरी हो, कोई बाहर से आ जाए, गेट पे उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो उसके नीचे उसने गार्ड्स रखे हुए हैं उनको मैनेज करे, उनकी ट्रेनिंग कराए, उनकी डेवलपमेंट करेगा। ये सारी चीज़ें उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सारे काम उसने करने। अब उसको अगर सिक्योरिटी मैनेजर लगा दिया, उसकी सिक्योरिटी मैनेजर की पोस्ट उससे दे दी, उसे कहा कल से आप आके ऑफिस में बैठ जाए, वो ऑफिस में आके बैठ जाएगा। अब उसे पता ही नहीं है करना क्या है, तो आप उसको एवेल्युएट किस बात पे करेंगे? एवेल्युएट तो तभी कर सकते हैं ना, आप उसे उसका एनालिसिस, जॉब एनालिसिस तभी कर सकते हैं, आपको खुद पता होगा जी उसकी ये ड्यूटीज़ हैं। अब आपने उसको उसकी ड्यूटीज़ बताई नहीं, आपको नहीं पता उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो उसको क्या पता होगा ड्यूटीज़ क्या हैं? As a result of job analysis, we obtained information regarding the task carried out and the knowledge, skills and abilities, KSAs। जैसे KSA हम बड़ी एक पर्टिकुलर सी टर्म है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऑफ एंड ऑन मल्टीपल टाइम्स ये यूज़ होगी। KSA स्टैंड फॉर नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी रिक्वायर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जॉब डिस्क्रिप्शन या जिसे JDB कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि जी आप KSA पे बेस्ड होती है कि जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले देखते हैं क्या है, फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उसकी नॉलेज क्या होनी चाहिए जिसको हम
ये जॉब देंगे उसकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, उसके पास स्किल सेट क्या होना चाहिए और उसके पास उसकी एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। अब हमने अभी बात की नॉलेज की, केसेस की। केसेस हम देखते हैं, अगर वही अभी जो हमने डिस्कस की थी एग्जांपल सिक्योरिटी मैनेजर की हमने जॉब रिक्वायरमेंट तो हमने उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि जी उसने ट्रेनिंग करानी, ये कराना है, वो कराना है। अब नॉलेज फैक्टर उसको क्या रिक्वायर्ड है कि जो उसे बाकी कंपनीज की नॉलेज होनी चाहिए, उसे एरिया की नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होनी चाहिए कि सिक्योरिटी कंपनी कैसे रन करते हैं या एक फैक्ट्री के लिए सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कैसे डेवलप करते हैं, सारी चीज़ें। फिर स्किल्स कि उसने पहले से कहीं किसी कंपनी में सिक्योरिटी मैनेजर की जॉब की है, नहीं की, किन किन सिनेरियो से गुजरा है, उसने कौन कौन सी इवेंट्स, उसने कौन कौन सी सिचुएशंस मैनेज किए, हैंडल किए। फिर एबिलिटी कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है, फिजिकली वो फिट है नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैसे रेफर्स टू नॉलेज इंफॉर्मेशन नीडेड टू परफॉर्म अ वर्क। S for skills, required attributes that are usually acquired by having done work in the past. A, ability, the physical, emotional, intellectual and psychological aptitude to perform work. KSA. The tasks and KSAs needed for the various jobs are typically presented in the form of a job description, which summarizes the job duties. एक तो बताता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, नीडेड केसेस क्या है और उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए तो वर्किंग कंडीशंस क्या चाहिए उस बंदे को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब हम एक केस एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ट्रेलर ट्रक ड्राइवर जॉब डिस्क्रिप्शन। हमने लास्ट सेशन में भी ये केस स्टडी डिस्कस की थी जिसमें हमने यही बात की थी कि जी वो ट्रेलर ट्रक है और ड्राइवर है, उसकी हमने बात की थी कि उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और उसको पता है अगर हम उन बेसिस के ऊपर से उनसे हम एवेल्यूशन कैसे करेंगे। हम कोई उसकी जब तक जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होगी तो हम उसकी एवेल्यूशन ही नहीं कर सकते ड्राइवर के, वो गाड़ी ठीक चलाता है नहीं चलाता, उसको क्या रिक्वायर्ड है क्या रिक्वायर्ड नहीं है। तो वही केस स्टडी हम दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करते हैं with a different perspective, with a different view. Job description for trailer truck driver, civilian personnel management service, U.S. Department of Defense, operates gasoline or diesel powered truck or tractor equipped with 2 or more driving wheels and with 4 or more forward speed transmissions, which may include 2 or more gear ranges. ये हम बता रहे हैं कि जी वो ये इस काम को करने का कैपेबल होना चाहिए। These vehicles are coupled to a trailer or semi-trailer by use of a turntable or pintle hook. Driver drives over public roads to transport material, merchandise or equipment. Performs difficult driving tasks such as backing truck to loading platform, turning narrow corners, negotiating narrow passageways and keeping truck and trailer under control, particularly on wet or icy highways. May assist in loading and unloading truck. May also handle manifest bills of lading, expense accounts and other paper pertinent to ship. अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि हमें किस तरह का बंदा चाहिए, वो जो चला सके ट्रेलर ट्रक कहते हैं जो बड़ा वाला 26 व्हीलर 28 व्हीलर्स होते हैं, उस तरह का बड़ा ट्रक चला सके। और फिर हमने बता दिया कि वो किस किस तरह के ट्रक्स को हैंडल करने की एबिलिटी रखता हो और फिर कौन कौन सी रोड के ऊपर चला सके और नैरो पैसेजवेज में से गुजार सके ट्रक, और ये सारी चीज़ें हमने बात की कि इस तरह की हमें बंदा रिक्वायर्ड। नाउ this job description includes information about what tasks are to be performed, that is operation of a specific type of truck, कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ये 2-3 टाइप्स हैं कि ये इस तरह के ट्रक चला सके, ये हम जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्कस करें। इंफॉर्मेशन अबाउट द नीडेड नॉलेज क्या जी, उसको मैनिफेस्ट बिल ऑफ लेडिंग या रसीट मैनेजमेंट, उसे पता हो कि मैंने ये ट्रक लेके जा रहा हूँ, फलानी जगह पे सामान छोड़ना है, उनसे रसीद लेनी है या उनसे ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह के होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन हो, ये नॉलेज उसको चाहिए। स्किल्स कीपिंग ट्रक एंड ट्रेलर अंडर कंट्रोल,
ट्रक और ट्रेलर अंडर कंट्रोल इन डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस में वो चला सके, ये स्किल सेट चाहिए। एबिलिटी क्या चाहिए? फिजिकल एंड स्पेशल एबिलिटीज नीडेड टू टर्न नैरो कॉर्नर्स, कि उसकी आई साइड वीक ना हो, आंखें उसकी बिल्कुल स्क्विंट ना हो, सो दैट कि वो प्रॉपरली ट्रक मैनेज कर सके, नैरो कॉर्नर्स के अंदर से गुजार सके, फिजिकली वो उसकी एबिलिटी जो है इतनी स्ट्रांग हो। जॉब एनालिसिस अब क्या है? ये तो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ तक डिस्कस कर ली कि जी हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जॉब डिस्क्रिप्शन थी कि जी इस तरह का काम करना है उस बंदे ने। एक बंदा सपोज अगर एक ड्राइवर हायर करते हैं, उसे हम ये डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि भाई ये आपसे रिक्वायर्ड है, आप इस तरह का काम जानते हो। उसको हमने फिर स्लाइस डाउन किया कि जी टास्क उसको क्या दिया है, उसके बाद नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ क्या क्या उसकी हमें रिक्वायर्ड है। अब हम उसका जॉब एनालिसिस करना है हमने। जॉब एनालिसिस कैन बी कंडक्टेड यूजिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द शेल्फ क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज। एक तो ये कि हम उसको ऑब्जर्व करें कि वो ट्रक कैसा चलाता है, ठीक चला रहा है, नहीं चला रहा, इंटरव्यू कर लें, क्वेश्चंस पूछ लें उससे। Alternatively, if the job is yet to be created, data can be gathered from individuals responsible for creating a job or those who will supervise the individuals in the new position. और अगर हमारे पास अभी तक वो हमने जॉब क्रिएट नहीं करनी, एक नई जॉब क्रिएट कर रहे हैं कि अब सपोज मैं घर पे फैमिली के लिए एक ड्राइवर रखना चाहता हूँ। अब ड्राइवर के लिए मैंने कुछ लोगों से कहा कि मुझे कोई ड्राइवर हो तो आप प्लीज़ उससे मैं रखना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत है तो भिजवा दें। एक ड्राइवर आता है, अब मैं उस ड्राइवर से क्या डिस्कस करूँगा, उससे मेरे जहन में कुछ होगा, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बनाई होगी कि भाई मैं उससे कहूँगा कि आप गाड़ी कैसी चलाते हैं, कैसी नहीं चलाते। अब मुझे और आपसे मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि आप इतने बजे आएंगे, तो गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे, गाड़ी लगनी नहीं चाहिए, गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, गाड़ी बहुत अच्छी तरह मेंटेन रहनी चाहिए, साफ़ सुथरी हो। और उसके बाद फिर मैं उसका एनालिसिस करूँगा कि ये बंदा क्या उसकी स्किल सेट या एबिलिटीज़ मैच करती हैं मेरी डिस्क्रिप्शन के साथ। दिस इज़ अनदर केस स्टडी जो कि समरी रिपोर्ट फॉर ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रक ड्राइवर। अब हमने जो पहले अभी एक केस स्टडी डिस्कस की थी जिसमें गैसोलीन ट्रक और वो जो ट्रक ड्राइवर की, इट इज़ अनदर वन फॉर द सेम सिनेरियो। ये भी एक ट्रक ड्राइवर हमें रिक्वायर्ड है और उसके लिए ये एक स्किल सेट डेवलप किया हुआ है। अब डिस्क्रिप्शन क्या है जी इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि drive or tractor trailer combination or truck with a capacity of at least 26,000 gross vehicle weight to transport and deliver goods, livestock, material and liquid, may be required to unload truck, may be required to use of automatic routing equipment, requires commercial driver license। ये अब हमने ये क्या एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल कि जी ये हम एक और केस ये डिस्कस कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर का ही, कि हमने पहले एक डिस्कस किया कि जी उसमें उन्होंने कहा कि जी ऐसा ये किस्म का ट्रक चला सके और उसके लिए हमें ये नॉलेज और ये चाहिए। अब ये यहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमें बंदा चाहिए जो इस तरह की ये हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद फिर हमने टास्क्स भी डिफ़ाइन किए हुए हैं कि जी वो क्या क्या काम करेगा। फॉलो अप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा, चेक व्हीकल बिफोर ड्राइविंग, ट्रक चलाने से पहले उसको चेक करेगा, मेंटेन लॉग्स ऑफ वर्किंग आवर्स, कितने घंटे उसने ट्रक चलाया वो लॉग उसका खुद मेंटेन करेगा, ऑब्टेन रिसीट और सिग्नेचर्स व्हेन लोड्स आर डिलीवर्ड, जब भी वो कहीं डिलीवरी करने जाएगा उनसे साइन लेगा, चेक ऑलरेडी लोडेड। ये सारे हमारे टास्क हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं किससे, ड्राइवर से। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए हमें उसको क्या नॉलेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की उसको नॉलेज चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स फॉर मूविंग पीपल और गुड्स बाय एयर, उसको ये पता होना चाहिए कि जी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स क्या हैं, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के क्या गाइडलाइंस हैं ट्रक चलाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज उसे आनी चाहिए, लॉ एंड गवर्नमेंट उसे पता होना चाहिए, रोड के लॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, हाईवे के क्या रूल्स हैं,
मैथमेटिक्स में उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक अलजेब्रा उसे आनी चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके लोड वेट कैलकुलेट करने के लिए या डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। फिर स्किल्स, हमें उस बंदे से ड्राइवर से में स्किल क्या रिक्वायर्ड है। स्किल्स में हम बात कर रहे हैं कि जो इक्विपमेंट मेंटेनेंस, उसे इक्विपमेंट मेंटेन करना आता हो, परफॉर्मिंग रूटीन मेंटेनेंस ऑन इक्विपमेंट एंड डिटर्मिनिंग व्हेन और व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज नीडेड। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग भी एक स्किल है कि वो अगर सुपरवाइजर कोई बात कहे तो एक्टिवली वो सुने उसे। गिविंग फुल अटेंशन टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड पॉइंट्स बीइंग मेड, time management, one's own time and time of others, coordination, action, adjusting actions in relation to other actions, coordinate करने की कि उसमें skill set हो, capability हो। फिर abilities की हम बात करते हैं, judgment and decision making, considering the relative cost and benefits of ये reading comprehension, troubleshooting, ट्रक में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसे ट्रबल शूट खुद कर सकें, इलेक्ट्रिकल उसका आता हो, स्पीकिंग, मैथमेटिक्स, ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे क्या स्किल्स ड्राइवर में मौजूद होने चाहिए। फिर एबिलिटीज़, एबिलिटीज़ क्या क्या रिक्वायर्ड हैं उस ट्रक ड्राइवर के अंदर। हमें कि जी फार विजन, उसकी नज़र ठीक होनी चाहिए, वो दूर तक देख सके। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रक ड्राइवर। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होने लगता है, फ़ौरन वो ट्रक को रोक सके, साइड पे उतार सके, एक्सीडेंट से बचा सके। स्टैटिक स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम मसल फोर्स टू लिफ्ट, पुश, पुल और कैरी ऑब्जेक्ट्स, स्टैटिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। रिस्पॉन्स ओरिएंटेशन, द एबिलिटी टू चूज क्विकली बिटवीन टू और मोर मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू टू और मोर डिफरेंट सिग्नल्स, लाइट, साउंड, पिक्चर्स। स्पेचुअल orientation, the ability to know your location in relation to the environment or to know where other objects are in relation to you. Near vision, करीब की नज़र भी ठीक होनी। Depth perception, the ability to judge which of several objects closer or farther, कौन सी चीज़ करीब है, कौन सी चीज़ दूर है। फिर उसके बाद extent flexibility, multi-limb coordination, manual dexterity, the ability to quickly move your hand together with your arm or your two hands to grasp, manipulate or assemble objects. ये सारी abilities, physical abilities हैं, mental abilities हैं जो कि required हैं उस truck driver में। So this is the job description of a truck driver, जिसमें हमने बताया कि जी उसका काम क्या होगा, कौन कौन से टास्क को करेगा, उन टास्क को करने के लिए उसके पास नॉलेज कौन कौन सी होनी चाहिए, उसका स्किल सेट क्या होना चाहिए। फिर हमने बात की और उसमें एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए ट्रक ड्राइवर में। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन। इनकी बेसिस के ऊपर हम जॉब एनालिसिस करते हैं। फिर अब जॉब डिस्क्रिप्शन तो हमारे पास आ गई, हमने एक नया ड्राइवर भी हायर कर लिया, उसे ट्रक दे के हमने भेज भी दिया, वो ट्रक चला रहा है। अब हमने उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी है, तो हम ये हमारे बेंचमार्क्स हैं कि जी इन चीज़ें के अगेंस्ट हमने देखना है कि अच्छा वो अब हमें कंप्लेंट आती है कि जी स्पीकिंग हमारी वन ऑफ द स्किल सेट था कि वो अच्छा बोलता हो, लोगों से तमीज़ से बात करता हो, लोगों से बदतमीज़ी करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उससे। और तो वो स्पीकिंग उसकी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली दिया हुआ है कि जी टॉकिंग टू अदर्स कन्वे इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो अब वो इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाता, तो उसका मतलब है कि वो जो है अपनी रिक्वायर्ड जो उसके इस जॉब के लिए स्किल है उसको पूरा नहीं कर रहा, तो उसकी इस चीज़ से परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। नाउ कमिंग टू परफॉर्मेंस प्लानिंग। परफॉर्मेंस प्लानिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सेकेंड स्टेज है, सेकेंड कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स हमने बात की थी कि एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स दो हैं। फर्स्ट वन इज द नॉलेज ऑफ मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ अ कंपनी। सेकेंड इज जॉब एनालिसिस या जॉब डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग टू परफॉर्मेंस प्लानिंग। परफॉर्मेंस प्लानिंग में हम क्या करते हैं? Employees should have the thorough knowledge of the performance management system.
In fact, at the beginning of each performance cycle, the supervisor and the employee meet to discuss and agree upon what needs to be done and how it should be done. मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था कि परफॉर्मेंस प्लानिंग जब हम कहते हैं, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होती है कि जी आपने फ्यूचर में कोई काम करना है. प्लानिंग एज सिंपल एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जी मैंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो आई प्लान कि मेरी गाड़ी में फ्यूल पूरा है, कितने बजे मैंने निकलना है, कितने बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा, रास्ते में लंच कहाँ पे करूँगा, किस रूट से जाऊँगा, मोटरवे से जाना है, जीटी रोड से जाना है. दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग. मैं प्लान करता हूँ कि मैंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है. अब सपोज करें इस्लामाबाद एक एम्प्लॉई है, लाहौर क्या एक कंपनी है. एम्प्लॉय का एक गोल है, एक कंपनी का गोल है. अब एम्प्लॉय ने प्लान करना है कि उसका जो गोल है उसके थ्रू कंपनी का गोल कैसे अचीव हो सकता है. अब इस्लामाबाद का एक मैनेजर भी है. अब मैनेजर ने और इस्लामाबाद ने दोनों ने बैठ के आपस में प्लान करना, डिस्कस करना है कि भाई कंपनी के ये गोल्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक मिशन है, स्ट्रेटेजिक गोल है कंपनी का, ये कंपनी का मिशन है. तो हमने अब अगर वो मिशन अचीव करना है तो मेरे जो इस्लामाबाद के गोल्स हैं वो कैसे अलाइन हो सकते हैं विद द गोल्स ऑफ लाहौर. तो उसके लिए वो बैठ जाते हैं, मीटिंग करते हैं कि जी प्लान कर लेते हैं कि जी इस साल में हमने ये काम करने हैं, इन चीज़ों के थ्रू हम परफॉर्मेंस अचीव करेंगे विच विल बी इन द राइट डायरेक्शन ऑफ लाहौर. लाहौर इज़ द कंपनी. अब लाहौर का मतलब है कि आप कंपनी के गोल्स अचीव करें. So this is about performance planning. Then let's discuss a case study on performance planning at Discover. Discover steps are being taken to ensure that performance planning and employee development support the organizational business goals. Discover, it's a company जहाँ पे इट्स बेसिकली अ फाइनेंशियल कंपनी जहाँ पे क्या है स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है वो सपोर्ट करे कंपनी के गोल्स को. डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ बिजनेस यूनिट ऑफ मॉर्गन स्टैनले एंड ऑपरेट्स द डिस्कवर कार्ड ब्रांड्स. The business offers a variety of cards including Discover Classic Card and Discover Gold Card, Discover Platinum Card, the Miles Card and Discover Card and an array of affinity cards. Basically Morgan Stanley एक फाइनेंशियल फर्म है जिसका रिसर्च एंड फाइनेंशियल फर्म है जिसकी आगे एक डिवीज़न है डिस्कवर फाइनेंशियल्स क्रेडिट कार्ड्स और प्लास्टिक मनी, दे सेल प्लास्टिक मनी और उनके ये कार्ड्स अवेलेबल हैं. एडिशनल सर्विसेज इंक्लूड डिस्कवर सीडीज एंड मनी मार्केट अकाउंट्स, ऑटो इंश्योरेंस एंड होम लोन्स. Discover is headquartered in Riverwoods, Illinois and employs approximately 14,000 people. Discover has initiated an approach that addresses the development needs of specific business units by assigning human resource professionals to attend business meetings regularly to gain an understanding of what knowledge, skills and abilities are required. अब 14,000 उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वेरियस बिजनेस यूनिट्स हैं. अब उनको उन्होंने कैसे मैनेज किया? उन्होंने कहा कि जी ये सब जितने बिजनेस यूनिट्स हैं उनके जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स हैं वो सारे के सारे क्या करें, बिजनेस मीटिंग्स रेगुलरली कंडक्ट करें सो दैट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो अंडरस्टैंड कर सकें कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ उनको कौन कौन सी रिक्वायर्ड है. The company asks managers to go through the same curriculum with classroom and online learning opportunities. These managers form discussion groups to discuss what they have learned and how it applies to the challenge of their specific role. आपस में ऑनलाइन वो डिस्कस करते हैं, अपने रोल्स को डिस्कस करते हैं और चैलेंजेस उनको डे टू डे जो उनके ऑफिस में चैलेंजेस वो दे फेस कर रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से हेल्प लेते हैं. In addition, part of the strategy includes meeting with employees to agree upon metrics in the performance planning stage. और उन्होंने एक और जो कंपोनेंट जो उन्होंने बीच में ऐड कर दी वो कि जी मीटिंग विद एम्प्लॉयज़ कि ह्यूमन रिसोर्स वाले तमाम एम्प्लॉयज़ से मिलें और वो
परफॉर्मेंस को प्लान करें, कि वो उनको बताएं कि उनके साथ मिलके प्लान करेंगे जी आपकी परफॉर्मेंस इस तरह से 10% से 90% पे एलिवेट हो सकती है, और 90% के होने का मतलब है कि ये डायरेक्शन है कंपनी के लिए, कंपनी की गोल्स की तरफ। क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान एंड फॉलोइंग अप विद एवैल्यूएशंस एंड रेटिंग्स, और फिर एक एक्शन प्लान बना के उसके बाद एवैल्यूएशंस और रेटिंग्स के साथ उनको फीडबैक दे रहे हैं टू व्हाट डिग्री ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस वाज सक्सेसफुल। इन समरी, Discover utilizes the various stages of performance management process to ensure that employee development is a focus that matches the mission of providing a workplace that supports high performance. Employee development through performance management in order to support high performance for the company. These are the key words of this case study. Now coming back to performance planning. The performance planning includes a consideration of both results and behaviors, as well as developmental plan. 3 चीज़ें performance planning के अंदर। एक क्या है, हम previous results को देखते हैं और behaviors को देखते हैं और फिर developmental एक plan बनाते हैं। Now let's look at results. What are results? नतीजा, कोई भी हमने काम किया, प्लान किया, रिज़ल्ट। अब जैसे हमने लाहौर और इस्लामाबाद की बात की, इस्लामाबाद एक एम्प्लॉय है, लाहौर एक कंपनी का गोल है, उस एम्प्लॉय ने लाहौर जाना है। अब क्या उसने अपनी परफॉर्मेंस प्लान की कि मैंने लाहौर कंपनी का गोल लाहौर है, तो उसने कहा जी मैं लाहौर जाना है। अब वो गाड़ी में बैठा, यहाँ से डेवू में बैठा, अपनी कार पे गया और वो लाहौर पहुँच गया। तो रिज़ल्ट क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई, उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया कि वो लाहौर पहुँच गया। रिजल्ट्स रेफर टू व्हाट नीड्स टू बी डन और द आउटकम्स एन एम्प्लॉय मस्ट प्रोड्यूस। A consideration of results needs to include the key accountabilities or broad areas of a job for which the employee is responsible for producing results. कुछ एक ब्रॉड एरिया जॉब डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए हैं उससे बता दिया गया कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर वो उनको पूरा करता है तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उनको नहीं करता तो उसका मैं रिजल्ट नहीं, नतीजा गलत आ रहा है। This information is typically obtained from the job discussion. A discussion of results also includes specific objectives that the employee will achieve as a part of each accountability. Objectives are statements of important and measurable outcomes. और results को बेहतर बनाने का, इस इंफॉर्मेशन को रिले करने का एक जो तरीका जो यूज़ होता है कंपनीज में यूजुअली वो है डिस्कशन, जिन्हें अप्रेजल मीटिंग्स भी कहते हैं या उन्हें जॉब डिस्कशन मीटिंग्स भी कहते हैं। अब जॉब डिस्कशन मीटिंग क्या होती है? जॉब डिस्कशन मीटिंग ये होती है कि मेरा जो मैनेजर है उसने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि यार क्या हाल है, पूछा हाल चाल पूछा और इधर उधर की बातें। उसने मुझे बताया कि आपकी इस साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, आपने इन एरियाज़ में बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया लोगों को, और ये एरियाज़ हैं जिसके अंदर आप परफॉर्म नहीं कर सके। तो वो मुझसे पूछेगा कि इनमें कोई ख़ास वजह क्यों नहीं परफॉर्म कर सके, शायद आपको टाइम नहीं मिल सका, आप दूसरी तरफ ज़्यादा बिजी थे, या एनवायरनमेंट नहीं आपको मिल सकी, या देयर कैन बी होल लॉट ऑफ रीजंस। तो वो जब आपसे आपका रिज़ल्ट डिस्कस होता है तो उसमें फिर मैं बताऊंगा कि इसे वो इस तरह ऐसे हुआ था कि मैं ये सिचुएशन थी और आई हैड बिन बिजी विद माई फैमिली, और फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गया था तो आई हैड टू गो देयर, तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका था। नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट एरिया एज वेल, एंड क्योंकि वो एरिया मेरे लिए नया है और मेरी अभी स्किल सेट या मेरी कैपेबिलिटी से जो है बाहर है, तो I'm trying hard, I'm going through the theories, I'm reading the literature on it, or as soon as I'll be comfortable with the area, so I'll definitely perform well
तो मुझे मैनेजर कहेगा तो हाँ उसका एक अच्छा तरीका ये भी है कि आपको हम एक ट्रेनिंग अरेंज कर देते हैं उस एरिया के ऊपर, आप इस पर, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। एंड सो जॉब डिस्कशन मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Finally, discussing results also means discussing performance standards. A performance standard is a yardstick used to evaluate how well employees have achieved each objective. अब जॉब डिस्क्रिप्शन में तो उन्होंने दे दिए ऑब्जेक्टिव, दे दिए कि रिक्वायरमेंट्स दे दी कि हर ये अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये रिक्वायर्ड है आपसे, आप, और उन्होंने एक बेंचमार्क बना दी, यार्डस्टिक बन गई वो। तो अब मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर पूरी कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो मैं उस बेंचमार्क पे और उस परफॉर्मेंस लेवल पे आ रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा तो मेरा परफॉर्मेंस जो ग्राफ है वो लो जा रहा है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल, कंसिडर द जॉब ऑफ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। हमने फर्स्ट सेशन में भी यही एग्जाम्पल डिस्कस की थी, तो आई हैव ब्रॉट द सेम एग्जाम्पल अगेन सो दैट कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। कंसिडर द जॉब ऑफ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, टू की अकाउंटेबिलिटीज आर देयर। अकाउंटेबल एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर किन चीज़ों के लिए? टीचिंग और रिसर्च के लिए। An objective for teaching could be to obtain a student evaluation of teaching performance on a point scale. अब टीचिंग को कैसे एवेल्युएट करेंगे? दो अकाउंटेबिलिटीज़ है ना। अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, उसको दो चीज़ों पे हम उसे अकाउंटेबल कर सकते हैं, या एक तो है टीचिंग और एक है रिसर्च। दो ही काम उसको दिए गए हैं, अनलेस कि उसे और कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी दिया गया हो। अब टीचिंग के लिए क्या है? टीचिंग कैसे पता चलेगा वो अच्छी टीचिंग कर रहा है, अच्छी नहीं कर रहा? स्टूडेंट एवेल्यूशन, स्टूडेंट्स बताएंगे कि जी वो, और वो रैंकिंग करेंगे पॉइंट स्केल के ऊपर कि जी आउट ऑफ 100% इन्होंने 93% अच्छा परफॉर्म किया, 93% एवेल्यूशन आई, या 90%, या सपोज 60%, 70%। इसी तरह रिसर्च है। रिसर्च के अंदर कि जो है यूनिवर्सिटी ने मैंडेटरी किया कि हर फैकल्टी मेंबर या हर जो प्रोफेसर है वो एक साल के अंदर कम से कम 2 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करेगा। अगर तो वो 2 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश कर देता है तो उसका मतलब है कि वो रिजल्ट्स परफॉर्मेंस दे रहा है, और अगर नहीं करता तो उसका मतलब है कि नहीं दे रहा। An objective for research could be to publish 2 articles in a scholarly referred journal per year. Performance standard could be to obtain a student evaluation of teaching performance of at least 2 on a 4-point scale. कि अगर हम 4-point scale पे अगर हम बात करें कि जी 4 का मतलब है 100%, तो जी कम से कम 50% परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है हमारा, हमने बनाया हुआ है कि जी हर टीचर की वैल्यूएशन कम से कम 50% आनी चाहिए। 50% से नीचे का मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। एंड टू पब्लिश एटलीस्ट 1 आर्टिकल इन, और कि जी 2 आर्टिकल्स का है लेकिन 1 आर्टिकल तो मस्ट है। Thus objective is a desired level of performance, whereas the standard is usually a minimum acceptable level of performance. बेसिकली इस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस में डिफ्रेंशिएट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा रिजल्ट के थ्रू हमारा क्या ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जी मेरी एवेल्यूशन जो है, स्टूडेंट एवेल्यूशन कम से कम 70% या 3 आनी चाहिए, 75% या 3 होनी चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है कि 50% से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम इज 50%। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी 75, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरे रिजल्ट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि 75% 75 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 50% इज़ द एक्सेप्टेबल रेंज, कि 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, 50% से नीचे नहीं हो सकती। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि साल में 2 मैंने मेरा जो रिजल्ट का ऑब्जेक्टिव है कि साल में 2 मैंने आर्टिकल्स पब्लिश करने, लेकिन 1 तो करना ही करना है, 1 नहीं करूँगा तो यूनिवर्सिटी मुझे निकाल देगी। नाउ कमिंग टू बिहेवियर, हमने अभी बात की परफॉर्मेंस प्लानिंग की। परफॉर्मेंस प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने बात की कि जी परफॉर्मेंस प्लानिंग हम कैसे करते हैं? थ्रू द रिजल्ट्स, थ्रू बिहेवियर्स एंड देन डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं।
रिजल्ट्स की हमने बात कर ली। रिजल्ट्स के अंदर हमने क्या बात की कि जी रिजल्ट्स हम कैसे अचीव करते हैं, रिजल्ट्स हम कहते किसे हैं जो, और फिर हमने बात की कि रिजल्ट्स के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव है और एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। इनके थ्रू हम रिजल्ट्स अचीव करते हैं, ठीक। अब बिहेवियर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर रिजल्ट्स एंड exclusive emphasis on result can give you a skewed or incomplete picture of employee performance. skewed का मतलब है टेढ़ी या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही है, एक प्रॉपर ग्राफ नहीं बन रहा। कि रिजल्ट्स तो हमें एक दे सकते हैं, इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं किस तरह से कि जी आपने कहा कि जी 75% जो है वैल्यूशन आई, 75% रिजल्ट है कि जी ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से हम ऊपर चले गए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजल्ट हमने अचीव कर लिया। नाउ इज इट सो, सिर्फ रिजल्ट ही हमें रिजल्ट और क्या कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि जी अचीव कर लिया या नहीं किया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीट किया या नहीं किया। Results from a survey indicated that in addition to sales figure, salespeople would like to be appraised on such behavioral criteria as communication skills and product knowledge. हमने अभी बात की रिजल्ट्स के अंदर पहली चीज़ हमने ऑब्जर्व देखा, हमने ऑब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव और हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देखा। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मिनिमम क्राइटेरिया जो मीट करना है। अब हम कहते हैं कि जी हमने ऑब्जेक्टिव हमारा था 75% अचीव करना, हमने 76% हमारा रिजल्ट आया, तो उसका मतलब हमने 75% अचीव कर लिया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से भी ऊपर चले गए। लेकिन वो तो एक जस्ट एक स्टूडेंट एवैल्यूएशन है। स्टूडेंट एवैल्यूएशन हमें सिर्फ ये बता रही है कि जी टीचर अच्छा है या नहीं अच्छा। अब उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर का मतलब है कि जी 75% तो ठीक है, वी एग्री। स्टूडेंट टीचर ने 75% तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, प्रोफेसर ने उसकी वैल्यूशन 75% आ गई, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या हैं कि जी वो जो प्रोफेसर है क्लास में बहुत वेल बिहेव्ड है, स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद हिम, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को समझ आती है बात की, उसका मेथडोलॉजी बड़ी डिफरेंट है, वो केस स्टडीज़ के थ्रू पढ़ाता है रादर देन गोइंग थ्रू द थ्योरी एंड द स्लाइड्स, वो क्लास में एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बिहेवियर है उसका। इसी तरह अगर हम सेल्स की या किसी मार्केटिंग वाले पर्सन की बात करें तो वो क्या है कि सेल्स पर्सन क्या है, सेल्स तो अचीव कर रहा है, सेल्स अचीव हो सकता है कि इस वजह से भी कर रहा हो कि जिस एरिया में वो सेल्स कर रहा है वो वहाँ पे उसके सारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं, उसकी वजह से वो ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं। लेकिन क्या उसका जो एटीट्यूड है, उसका बात करने का तरीका है और उसका जो नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में वो भी अच्छी है? हो सकता है कि उसे प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है, ही इज़ वेरी रूड, लेकिन सेल्स तो फिर भी उसका रिज़ल्ट वो अच्छा इसलिए दे रहा है क्योंकि सारे उसके जानते हैं उसको, तो वो लोग भी बिकॉज उसको सपोर्ट करने के लिए वो ख़रीद रहे हैं उसे चीज़ें। दिस इज़ व्हाट बिहेवियर इज़। A consideration of behavior includes discussing competencies which are measurable clusters of knowledge, skills and abilities that are critical in determining how results will be achieved. Examples of competencies are customer service, written or oral communication, creative thinking and dependability. Creative thinking, customer service, communication, written, oral communication, ये सारी चीज़ें क्या हैं? They are dependent on the behavioral skills. Example, returning to the same example of professor, assume that teaching is done online. Numerous technology related problems exist so that resulting teaching evaluations are deficient.
This is an example of situation in which behaviors should be given more importance than results. In this situation, the evaluation could include competencies such as online communication skills, for example, in the chat room. वही प्रोफेसर वाली एग्जाम्पल, उसको हम रीडू कर लेते हैं. प्रोफेसर वाली एग्जाम्पल को हम रीडू कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि जी प्रोफेसर है, अब पहले तो क्लास में की बात थी, अब वो हमने क्या जी ऑनलाइन कोर्स है. ऑनलाइन कोर्स का मतलब है कि वेबसाइट के ऊपर लेक्चर उन्होंने पोस्ट कर दिया, वहाँ से स्टूडेंट ने डाउनलोड किया और लेक्चर उसने पढ़ लिया, स्लाइड्स देख ली. अब प्रोफेसर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है. अब उसे शायद स्लाइड्स समझ आ रही हैं या स्लाइड्स नहीं समझ आ रही. अब प्रोफेसर ने तो ना वो एक्सप्लेन किए हैं, वो तो जो उसने स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ वो स्टूडेंट के पास है. अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है कि अब उसकी जब प्रोफेसर की एवेल्यूशन कराई जाती है तो स्टूडेंट्स उसको बहुत लो रेट करते हैं, उसकी एवेल्यूशन उसकी बड़ी कम आती है, लेस देन 50%, 30% उसकी एवेल्यूशन आती है. बिकॉज स्टूडेंट्स एवेल्यूएट कर रहे हैं उसे इस बेसिस पे कि जी वो हमें समझ तो आ नहीं रही है, स्लाइड्स पता नहीं क्या है, अब वो कोई समझाने वाला भी नहीं है, व्हाट शुड वी डू. इस तरह की सिचुएशन में बिहेवियर्स जो हैं दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स. हाउ? उसकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जी आप एक ऑनलाइन चैट का पोर्टल प्रोवाइड कर दें टू द स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेसर. प्रोफेसर की अब कम्युनिकेशन स्किल्स पे है कि वो उस चैट रूम में स्टूडेंट्स को कैसे समझाता है, उनसे गपशप लगाता है, उनको बताता है कि इस स्लाइड को आपने ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसमें ये कर लें, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसको ऐसे सॉल्व करना है. और वो क्या है उसके थ्रू रिजल्ट्स अब इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, सिचुएशन बिहेवियर इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू हम परफॉर्मेंस अचीव कर रहे हैं. देन फाइनली कमिंग टू द डेवलपमेंट प्लान. नाउ हमने अभी जिस हम सेकेंड कंपोनेंट को देख रहे हैं ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज परफॉर्मेंस प्लानिंग. परफॉर्मेंस प्लानिंग हमने बात की कि कैसे होती है. एक तो रिजल्ट्स की बेसिस पे होती है, प्रीवियस रिजल्ट्स हमारे पास हैं, उसकी बेस पे हम मीटिंग्स करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स को. और फिर उसके बाद हमने बात की कि सिर्फ रिजल्ट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहेवियर्स भी इंपॉर्टेंट है, हम बिहेवियर्स को भी डिस्कस करते हैं और उसके भी फिर इन दोनों चीज़ों पे बेस करके हम एक डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं. An important step before the review cycle begins is for the supervisor and employee to agree on a development plan. At a minimum, this plan should include identifying areas that need improvement and setting goals to be achieved in each area. Development plan usually include both results and behavior. अब वो रिजल्ट्स और बिहेवियर के बेस पे हम एक प्लान बनाते हैं कि जी हमने बिहेवियर्स भी इंक्रीज करने हैं, रिजल्ट्स भी अगर हमें परफॉर्मेंस लेनी है तो हम उसके दोनों को कैसे अचीव कर सकते हैं, दोनों का साथ कैसे लेके चल सकते हैं. परफॉर्मेंस प्लान इंक्लूड्स द कंसिडरेशन of results and behaviors and the developmental plan. A discussion of results need to include key accountabilities, broad areas for which an employee is responsible, key accountability areas, specific objectives for each key accountability, that is goals to be achieved. goal कौन कौन से achieve करने हैं हमने. developmental performance planning कर रहे हैं, परफॉर्मेंस प्लानिंग कैसे करनी है. परफॉर्मेंस प्लानिंग हम डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं. डेवलपमेंटल प्लान के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल किन किन एरियाज जो एम्प्लॉय है वो किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं. फिर गोल्स क्या क्या हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं, व्हाट कंस्टिट्यूट्स एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि कौन सी किस चीज़ में उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है, किस में नॉट एक्सेप्टेबल है. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हमने बात की थी, उससे लेवल को कहते हैं जो मिनिमम लेवल जो कि मैंडेटरी रिक्वायर्ड है परफॉर्मेंस के लिए. A discussion of behaviors need to include competencies, that is clusters of knowledge, skills and abilities. Behavior में हम knowledge, skills और abilities को discuss करते हैं. Finally, the developmental plan includes a description of areas that need improving and goals to be achieved. फिर हम developmental plan में क्या करते हैं कि कौन कौन से areas हमने improve करने हैं और goal को हमने कैसे achieve करना है, इसी चीज़ को हम discuss करते हैं. Then अब हमने जब
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को हमने कहा, बात की कि जी इसके कंपोनेंट्स हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं, और हमने कहा कि जी फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स के बाद फर्स्ट कंपोनेंट तो है जी प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, उसके बगैर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इम्प्लीमेंट या स्टार्ट नहीं हो सकता। प्री रिक्विजिट्स हमने बात की, उसके बाद हमने कहा जी फिर प्लान करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, प्लानिंग के बाद फिर implementation of performance management system. Once the prerequisites are met and the planning phase has been completed, we are ready to begin the implementation of performance management system. This includes performance execution, फिर stages कौन सी, execution आ जाती है, assessment आ जाती है, review and recontracting आ जाती है. We'll go through these stages in the next session. So we have come to the end of this session and let me just summarize it again. हमने इस सेशन के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को देखा, उसके कंपोनेंट्स देखे, फिर उसके हमने फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स प्री रिक्विजिट्स ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए और कौन सी स्टेजेस हैं। इन 2 स्टेजेस के पहली 2 जो हैं प्री रिक्विजिट्स और परफॉर्मेंस प्लानिंग के बाद हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी की स्टेजेस आगे कंटिन्यू करती हैं। So that was the end of this session. Thank you very much.